हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज का पोर्तुगीज़ लीग का दूसरा मैच पोर्टिमोनेस और बोआ विस्ता के बीच में, जो कि मैंने अपडेट कर दिया था टेलीग्राम पर। तो ये मैच होने जा रहा है स्टाडियो म्यूनिसिपल डे पोर्टिमाओ में, जो कि पोर्टिमोनेस का होम ग्राउंड है। इससे पहले कि इस मैच की एनालिसिस स्टार्ट करें, एक बार जान लेते हैं कल वाला मैच हमारा कैसा गया था। बेहतरीन गया था, मैं सही बताऊं तो। और स्पेशली जो जो टेलीग्राम पर है, मैं उनको कुछ चीज़ें दिखा देता हूं जो टेलीग्राम पर अभी नहीं जुड़े हैं, उन्होंने क्या क्या चीज़ें मिस किया है। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। भले ही बहुत बड़ा चैनल तो नहीं है, लेकिन क्वालिटी की कमी आपको नहीं मिलेगी। मौके आप यहाँ से देख सकते हैं कल के मैच में मैंने यहाँ पर कुछ चेंजेस करने को कहा था, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे जो कि हमने सोचा था खेलेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सोयाल्प को लेने को कहा था। उसके बाद कायोडे के जगह पर डेमीर, जिनका भी लगभग गोल हो चुका था लेकिन हुआ नहीं था। चलिए, और कैप्टन वाइस कैप्टन के जो दो ऑप्शंस मैंने दिए थे, इन दोनों ने ही गोल करे थे। ऑफकोर्स मेरे को पता तो नहीं था कि ये गोल करेंगे, लेकिन मेरे को बेटर चॉइस लगा था सारी चीज़ें बताने के बाद। और वीडियो में भी मैंने इनके बारे में कई चीज़ें बताई हुई थी, तो उसके बाद मुझे बेटर चीज़ लगा था। और फॉर्चुनेटली फॉर अस, इन्होंने गोल भी करा हुआ था। और जिन्होंने भी ये बात सही से सुनी होगी और वीडियो सही से देखा था, सारे के सारे प्लेयर्स के मतलब लोगों के काफ़ी सही गए थे। मिनिमम पॉइंट 72 था, और उससे भी ज़्यादा 81 तक भी लोगों ने पॉइंट्स वाले टीम बना लिए थे, सिर्फ स्मॉल लीग का टीम। और कल के टीम मैच में अगर आपने ग्रैंड लीग खेली होगी, ये मैच वाला जो कि कायसरीस्पोर और गाजियान्टेप का मैच था, वहाँ पर ग्रैंड लीग जीतने वाले प्लेयर का भी शायद 87 या 88 कुछ पॉइंट्स था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप सही से वीडियो देखते हो, ऑफकोर्स लक चाहिए होता है फुटबॉल में। 30 प्लेयर्स लगभग खेलते हैं मैदान पर, और ड्रीम 11 पर जैसा कि आप जानते हैं गोल स्कोर को बहुत ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, तो लक चाहिए होता है। लेकिन अगर आप एनालिसिस करते हो, अगर आपके पास सारी रिसर्च वगैरह हो, और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो, तो लक का फैक्टर आप काफ़ी कम कर सकते हो। डिस्पाइट कि तुक्का लगाओ और कुछ भी किसी भी प्लेयर को चूज़ करो। तो इसीलिए मैं कहता हूँ टेलीग्राम पर ज्वाइन होते रहना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बहुत सारी अपडेट्स वगैरह वहाँ पर आती रहती हैं। कल के मैच का एग्जांपल आपने देख ही लिया। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। पोर्टिमोनेस है 17 पोजीशन पर, बोआ विस्ता है 12 पोजीशन पर। लेकिन अगर आपने पोर्तुगीज़ लीग के मैचेस खेले होंगे, तो ये चीज़ मैंने पहले ही बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि टॉप 4 हार्डली टॉप 5 के टीमों के बाहर इनके टीम्स में क्वालिटीज़ काफ़ी, मतलब काफ़ी नहीं, बहुत ज़्यादा कमी होती है। ठीक है, गोल स्कोरर्स की कमी तो होती ही है, और भी मैचेस में भी आपको उतना ज़्यादा क्वालिटी देखने को नहीं मिलता है। तो ये चीज़ इन दोनों के ऊपर भी अप्लाई होता है। मैच का सिनारियो कैसा है कि बोआ विस्ता अभी जो 2-3 मैच बाकी हैं, अगर वो हारे जीते कोई फ़र्क उनको पड़ता नहीं है पोर्टिमोनेस से। लेकिन 18 टीमों की टेबल में 17 पोजीशन पर है, मतलब वो रेलीगेशन जोन में है। तो अगर वो यहाँ से जीत नहीं पाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो इसीलिए उनको ज़्यादा ज़रूरत है इस मैच में पॉइंट्स कलेक्ट करने की। देन बोआ विस्ता, ये चीज़ पहले तो समझ लो। ठीक है। इमर्जिंग प्लेयर्स की बात करें, पोर्टिमोनेस की तरफ से कोई उस तरह से मतलब आउट नहीं है, लेकिन डेनर ये डाउटफुल हैं, ये इस टीम के हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं। बोआविस्ता की तरफ से रिकार्डो कोस्टा, पाउलिन्हो, फाबियानो, सारे के सारे फर्स्ट टीम फुटबॉलर्स थे, और सारे के सारे अनअवेलेबल हैं पक्का। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है बोआ विस्ता का होगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों ही टीमों में ज़्यादा क्वालिटीज़ तो है नहीं। आप देख सकते हैं दोनों ही टीमें आर जॉइंट सेकंड लोएस्ट गोल स्कोरिंग टीम इन दिस सीजन। बोआ विस्ता फोर्थ लीस्ट गोल्स कंसीडिंग टीम भी है, मतलब गोल कम करती भी है और गोल कम खाती भी है। तो इसीलिए थोड़ा सा अच्छे पोजीशन पर है पोर्टिमोनेस से। पोर्टिमोनेस से गोल कम करती तो है, लेकिन गोल खाने के मामले में उतना ऊपर नहीं रह पाए हैं। आखिरी 6 में से 4 मैच जो टीम जीती है इन दोनों टीमों के बीच में जब मैचेस हुए हैं, तो जीतने वाली टीम ने हमेशा एक क्लीन शीट मेंटेन करा हुआ है। और पोर्टिमोनेस से पिछले 6 मैचेस में 3-2 से आगे चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है इन दोनों टीमों के मैचेस में ज़्यादा गोल्स कभी भी हुए नहीं हैं। एक मैच शायद 2-1 का स्कोर लाइन रहा था, और वही एक मैच था जहां पर लूजिंग टीम ने एक गोल करा हुआ था, नहीं तो 2 से ज़्यादा गोल कोई भी नहीं कर पाया है अभी तक। और टोटल 12 गोल हुए हैं इन दोनों टीम्स के बीच में आखिरी 6 मैचेस की अगर हम बात करें तो इससे पहले हम एनालिसिस स्टार्ट करें दोनों टीम्स का। दोनों टीम्स के बारे में मैं थोड़ा बहुत आइडिया आपको दे देता हूँ। पहला पॉइंट, जो कॉमन पॉइंट आपने ऊपर ही समझ लिया होगा कि दोनों ही टीमों के पास पॉजिटिव स्ट्राइकर्स की कमी है। ये सारी चीज़ें, स्टैटिस्टिक्स वगैरह सब कुछ यही चीज़ आपको बताएगा। अब दूसरी बात है बोआ विस्ता एक कंपैरेटिवली अच्छी डिफेंसिव टीम है। ठीक है, हालांकि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उनके डिफेंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके मिडफील्ड में डिस्ट्रक्टिव गेम बहुत अच्छा होता है। और ये ऐसी बात नहीं है कि इनके पास गोल स्कोरर नहीं है तो ये पूरी तरह से डिफेंसिव खेलते हैं और अटैक पे जाते नहीं हैं। अटैक पे जाते हैं, गोल नहीं कर पाते हैं, क्वालिटी नहीं है अलग बात है, लेकिन वो अटैक करते रहते हैं। ठीक है, इनका डिफेंस ठीक ठाक है, डिफेंसिव मिडफील्ड भी काफ़ी बढ़िया है, जिसके ऊपर डिपेंड करके डिफेंस को ज़्यादा एक्सपोज होने का नहीं पड़ता। अटैक की बात करें तो ये विंग डिपेंडेंट अटैक करते हैं, लेकिन इनके जो दोनों विंग पे खेलने वाले प्लेयर्स हैं वो जनरली विंग बैक्स होते हैं।
ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गोल वो नहीं करते हैं, लेकिन असिस्ट पोटेंशियल बनाना, मूव्स बनाना, ये बहुत अच्छी तरीके से वो कर लेते हैं। कभी कभार गोल भी करते हैं, लेकिन वो कंपैरेटिवली कम होता है, और वैसे भी इन टीम के पास तो गोल स्कोर ज़्यादा होते नहीं है, तो एक आध गोल भी अगर कर दें तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। नंबर 9 का इशू, मतलब सेंट्रल स्ट्राइकर का इशू एज यूजुअल और एज एक्सपेक्टेड रहते हैं। पिछले कुछ मैचों में इनके टीम में जो सेंट्रल अटैकिंग मिडफील्डर हैं बुएनो, इन्होंने काफ़ी सही परफॉर्मेंस करा हुआ है, गोल्स भी करे हैं, मूव्स भी बनाए हैं, असिस्ट वगैरह प्रोवाइड करे हैं। तो इस मोमेंट पे मुझे बोआविस्टा की तरफ से बेस्ट अटैकिंग ऑप्शन बुएनो ही लग रहे हैं, जो कि मैं आपको आगे भी और डिटेल में समझाऊंगा। पोर्टिमोनेस की अगर बात करें तो इनका भी उतना सही नहीं चलता है अटैक में, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं डिफेंसिव क्वालिटीज़ की वजह से ही ये काफ़ी ख़राब इनका परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन ब्रेक के बाद, मतलब कोरोना वायरस आउटब्रेक से जो पॉज हुआ था एक सीज़न का, उसके बाद से इन्होंने काफ़ी सही परफॉर्मेंस करा हुआ है, बड़ी बड़ी टीमों को उन्होंने हराया भी है। हारे तो ऑफकोर्स हैं ही, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें उनके लिए काफ़ी बड़ी हैं। सीज़न के जब ब्रेक से पहले सीज़न शुरू हुआ था तब वो 18 पोजीशन पर थे, और 17 नंबर की टीमों से भी उनका काफ़ी दूर दूर तक नाता नहीं था, लेकिन उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस कर करके वो 17 तक आ गए हैं, और उनका पूरा मोटिवेशन नज़र आ रहा है कि वो ऊपर आएंगे। ठीक है। इनका भी अटैक विंग डिपेंडेंट होता है, लेकिन गोवा भी से ऐसा ने बताया कि विंग बैक्स होते हैं, इसीलिए ज़्यादा वो गोल के आसपास नहीं जाते हैं, असिस्ट हार्डली, गोल ज़्यादा नहीं करते हैं। लेकिन पोर्टिमोनेस के पास जेनुइन विंगर्स हैं जो कि गोल्स भी करने की क्षमता रखते हैं। इनके पास भी एक इनफॉर्म नंबर 9 है, देखना होगा कि वो आज के मैच में खेलते हैं या नहीं। अगर खेलते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। इनके मिडफील्ड में भी काफ़ी अच्छी अच्छी क्वालिटी वाले प्लेयर हैं, लेकिन कुछ मैचों में वजह से वो खेल नहीं रहे हैं। डिफेंसिव मिडफील्ड और डिफेंस इनका भी सही है, और इसीलिए आपने देखा गोल्स ये ज़्यादा खाते नहीं, गोल्स ये ज़्यादा करते नहीं हैं, उसी के ऊपर डिपेंड करके क्योंकि इनका मैच चलता है। तो देखते हैं आगे हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। आखिरी जो हेड टू हेड मैच हुआ था, बोआविस्ता ने 1-1 की बराबरी करी थी पोर्टिमोनेसे से। बोआविस्ता की तरफ से स्टोलियोकोविच ने यहाँ पर गोल करा था, जिसका पास निकाला था कोस्टा ने। अब देख सकते हैं डिफेंस यहाँ पर उतना खास मैं नहीं कहूँगा, लेकिन डिफेंसिव मिडफील्ड के ऊपर डिपेंड करके, और ऑफकोर्स पोर्टिमोनेसे के पास उतना अटैकिंग ऑप्शन था नहीं, तो इसलिए ज़्यादा कोई नुकसान हुआ नहीं। पोर्टिमोनेसे का डिफेंस यहाँ पर ख़राब था, विदाउट एनी डाउट। और यही एक एक जो बेसिक डिफरेंस है दोनों टीमों में, कि बोआविस्ता कोशिश करती है पूरी तरह से डिफेंसिव क्वालिटीज़ के ऊपर डिपेंड करके ही खेलने का। पोर्टिमोनेसे के पास इतना कंफर्ट जोन होता नहीं है, क्योंकि उनका डिफेंस जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, इसीलिए उनको अटैक पे जाना पड़ता है। तो एक चीज़ आप समझ लो कि अगर बोआविस्ता एक गोल करती है तो उनका टारगेट यही होता है कि 1-0 से जीतें। लेकिन अगर पोर्टिमोनेस से एक गोल करती है तो फिर भी वो कोशिश करते हैं कि एक और गोल कम से कम करा जाए, क्योंकि उनको भी पता है कि एक गोल करके डिफेंड करना उनके टीम की तरफ से काफ़ी मुश्किल बात है। तो बोआविस्ता यहाँ पर बेटर टीम थी। ऑफकोर्स आप उस वक्त जब मैच हो रहा था तब पोर्टिमोनेस आखिरी पायदान की टीम रही थी। पोर्टिमोनेस का अटैकिंग थर्ड बेटर था, जैसे मैंने बताया, थोड़ा सा अटैकिंग मूवमेंट ज़्यादा रखते हैं पोर्टिमोनेस से। पोर्टिमोनेस ने यहाँ पर पोजीशन रखा और राइट साइड का इस्तेमाल किया। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, हैकमैन ये राइट फुल बैक खेलते हैं, और बुएनो उसके बाद आते हैं। बुएनो जो कि इनके होकर खेलते हैं, ये जो ज़्यादा पासर्स आपको दोनों ही टीमों की तरफ से नहीं देखने को मिलेंगे, और पोजीशन भी शायद पोर्टिमोनेस ने रखा था, लेकिन ज़्यादा पासर्स यहाँ पर नहीं है। रिसेंट कुछ मैचेस की बात करें, पोर्टिमोनेस से यहाँ पर कुछ बढ़िया बढ़िया रिजल्ट्स उनको मिला है। मार्टिमो को उन्होंने हराया था 3-2 से, और जैसा मैंने बताया आप देख सकते हैं तीनों ही गोल उनके विंगर्स ने करा। और जैसा मैंने बताया कि इनके जो विंगर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेटिव हैं, तो इसीलिए वो गोल्स वगैरह काफ़ी करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन जितना है वो करते हैं। जहाँ से ब्रूनो तपाता और बोआ मूर्ते ने गोल करा था। राइट फुल बैक हैकमैन, ये भी काफ़ी अग्रेसिव फुटबॉलर हैं, डिफेंसिव क्वालिटी से इनका जो अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे काफ़ी पसंद आता है इनका। और जाहिर सी बात है क्योंकि विंग डिपेंडेंट टीम है पोर्टिमोनेस से, तो इनके दोनों फुल बैक्स भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, हैकमैन ज़्यादा। मार्टिमो ने डिफेंस में काफ़ी गलतियां करी थी, नहीं तो डेली डेली पोर्टिमोनेस से 3 गोल करने वाली टीम है नहीं। हार्डली 2 गोल ही उनसे होता है, वो भी कभी कभार नहीं होता है। और दोनों ही गोल मार्टिमो की तरफ से करा था रॉड्रिगो पिन्हो ने, जिन्होंने सेट पीस का इस्तेमाल किया था। अगर आप डिफेंस को देखेंगे तो डिफेंस यहाँ पर उतना खराब परफॉर्मेंस नहीं करा था, सेट पीस से गोल के सिवाय और कुछ खास हुआ नहीं उनके डिफेंस के अगेंस्ट में। तो आप देख सकते हैं दोनों टीमों ने सेट पीस से गोल करा। मार्टिमो ने यहाँ पर पोजीशन रखा था। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करेंगे तो डेनर, ये डिफेंसिव क्वालिटीज़ भी काफ़ी अच्छा पोजेस करते हैं, और कुछ खास यहाँ पर है नहीं क्योंकि पोजीशन था नहीं पोर्टिमोनेस के पास। फमलिचाओ को हराया एक और बड़ी टीम। तो यहाँ पर भी आप जो चीज़ देख पाएंगे कि मिडफील्ड में कमाल का परफॉर्मेंस था। डेनर, विलियन विलियन आपने आखिरी मैच में देखा था, यहाँ पर वो सेंट्रल डिफेंस में खेल रहे थे, ये देखिए, ठीक है। और यहाँ पर वो खेल रहे हैं मिडफील्ड में। तो ये एक जनरली सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर हैं, और इनके खेलने का मतलब यही है कि
पोर्टिमोने से 5 डिफेंडर्स के साथ आ रही है, ये चीज़ समझ लेना, ठीक है। और यहाँ पर वही चीज़ करा, फिर से आप देख सकेंगे विंग का कमाल का इस्तेमाल, राइट विंग का टबाटा या ये किसी भी विंग पे खेल सकते हैं। इस नाम को ध्यान से देख लेना, ब्रूनो तबाटा एक ऐसे फुटबॉलर हैं किसी भी साइड में विंग पे खेल सकते हैं। गोल उतना ज़्यादा नहीं करते हैं लेकिन जेनुइन विंगर्स हैं, हर मैच में आप प्रोसेस निकालते हुए दिखेंगे, असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है इनका, और कुछ मैचों में अगर मौके मिले तो वो गोल भी कर लेते हैं। दूसरे विंगर जो होते हैं बुआ मोर्टे उतना ज़्यादा क्वालिटी पोजेस करते हैं मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलती है पोर्टिमोने से तो इनका भी रोल ऑफ कोर्स आ जाता है। इनके डिफेंस में विलियन तो मैंने बताया ही, काफ़ी पोर्टेबल प्लेयर हैं, किसी भी जगह पर खेल सकते हैं। जैटसन इनकी टीम में बेस्ट सेंट्रल डिफेंडर हैं, और गोल स्कोरिंग एबिलिटी भी इनकी काफ़ी सही है, कॉर्नर्स वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गोल वगैरह करने में, और सेंट्रल डिफेंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले प्लेयर हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा क्वालिटी तो नहीं है लेकिन जितना है इनके पास है। तो फिर से आप देख सकेंगे पोर्टिमोने ने पोजीशन नहीं रखा। कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स की बात करेंगे तो जूनियर, जिन्होंने सबसे ज़्यादा टैकल्स यहाँ पर जीते थे, जो कि यहाँ पर खेल रहे थे, यहाँ पर सेंट्रल डिफेंस में इन्हीं का नाम शायद जूनियर है, जैटसन का। तबाता फिर से आप देखेंगे 8 क्रॉसेस, उनमें से 3 बिग चांसेस और गोंडा का यहाँ पर सेव्स। आखिरी मैच जो विक्टोरिया सेटुवल से हम कंसीडर करेंगे 0-0 का ड्रॉ हुआ। आप देखेंगे दोनों विंग का उतना अच्छा रोल हुआ नहीं था क्योंकि सेटुवल के दोनों फुल बैक्स ने काफ़ी कंट्रोल करा हुआ था। इनके मिडफील्ड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स खेलते थे, जैसे कि पेड्रो सा, ब्रूनो कोस्टा। कुछ मैचों से ये खेल नहीं रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि कोई इंजरी अपडेट वगैरह तो नहीं है। अगर ये खेलने आ जाते हैं ना तो इनकी मिडफील्ड में जो क्वालिटी है वो ऑलरेडी बढ़ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर नहीं खेले थे और यहाँ पर कुछ खास है नहीं, विंग को ब्लॉक कर दो तो बस इनका काम हो जाता है। वैसे ही बहुत बड़ी टीम तो ये है नहीं। तो आप देख सकते हैं विक्टोरिया ने गुड मिडफील्ड और डिफेंस के साथ उनको ब्लॉक कर दिया। पेड्रो सा खेल रहे थे उस मैच पर, डिफेंसिव क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छा था, उनका पासिंग क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा रहता है, लेकिन खेलेंगे या नहीं पता नहीं। तबादा का सबसे ज़्यादा क्रॉस, तो यही है पोर्टिमोने से, बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं। बहुत बड़े बड़े मतलब अलग हट के प्लेयर्स नहीं होते हैं इन टीमों में, विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेलते हैं, फुल बैक्स का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है। फिलहाल इनके जो मिडफील्डर्स हैं ये डिफेंसिव क्वालिटी पोजेस करते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स थे खेलेंगे या नहीं पता नहीं, क्यों नहीं खेल रहे मुझे नहीं, ये भी नहीं पता, जैसे कि पेड्रो सा, ब्रूनो कोस्टा, ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो कि अटैकिंग या फिर क्रिएटिव माइंड काफ़ी अच्छा रखते थे। नहीं तो अभी के लिए ये पूरी तरह से विंग डिपेंडेंट फुटबॉल खेल रहे हैं, विंगर्स के ऊपर ही सब कुछ चल रहा है। इनके जो नंबर 9 अभी खेल रहे हैं रिकार्डो वास्ते, ये पिछले 2-3 मैच से काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं, चाहे टीम हारे या जीते ये गोल कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं, तो इनका फॉर्म ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। ये एक पॉजिटिविटी हो सकती है पोर्टिमोने के लिए, और कुछ खास यहाँ पर बताने लायक है नहीं। डिफेंसिव मिडफील्ड या डिफेंस में विलियन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों ही जगह पर खेल सकते हैं, पहली बात तो, और दूसरी बात इनकी पासिंग एबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। सेंट्रल डिफेंस में जैटसन सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन खास कुछ और इनके बारे में जहाँ ही बताए तो बेहतर, डिफेंस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता नहीं है पोर्टिमोने का। वो की तरफ से बात करी जाए तो सेंटा क्लारा को उन्होंने हराया था आखिरी मैच पर, जहाँ पर हर सी बात है कि उनके अटैकिंग थर्ड में कोई ज़्यादा प्लेयर्स तो है नहीं, तो कसियानो जो इनके स्ट्राइकर से, इनका रहना ना रहना कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं था। दोनों विंगर्स ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा इस्तेमाल करा था। कराशा जो इनकी टीम के बेस्ट अटैकर हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ये कभी भी विंग बैक के तौर पर खेल सकते हैं और यहाँ से वो लगातार पेनिट्रेट करते रहते हैं। और दूसरे साइड में खेलते हैं मर्लोन, इनका भी सेम रोल है, लेकिन कराशा का मतलब पेनिट्रेशन पावर मुझे बेटर लगता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं फुल बैक खेल रहे हैं, लेकिन आगे भी मैं आपको मैचेस दिखाऊंगा जहाँ पर आपको इनका रोल समझ में आएगा। यहाँ पर सेट पीस से गोल करा था लूकस टाग्लियापेत्रा ने, हेड से गोल करा हुआ था। और जैसा मैंने बताया था कि इनके एक बहुत ही एक्सक्लूसिव अटैकिंग मिडफील्डर अभी उभर के आ रहे हैं, मतलब फॉर्म पे आ रहे हैं, और वो है बुएनो। पिछले कुछ मैचों में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इनका रहा है, और वैसे तो इनका अटैक ज़्यादा कुछ है नहीं बताने लायक बोआविस्ता का, लेकिन बुएनो का फॉर्म और उनका कंट्रीब्यूशन वगैरह काफ़ी सही नज़र आ रहा है पिछले कुछ मैचेस से। तो मेरे ख्याल से जितना भी है आप इनको ज़रूर अपने टीम में रख लेना, बुएनो को, बोआविस्ता की तरफ से। यहाँ पर सेट पीस से गोल करा, ये सेट पीस होगा, विंग का इस्तेमाल हुआ। यहाँ पर आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं क्योंकि वो फुल बैक खेल रहे थे, तो इसलिए ज़्यादा पेनिट्रेट करा नहीं। फाबियानो और आका का पास यहाँ पर था, डिस्पाइट दैट सांता क्लारा ने यहाँ पर पोजीशन रखा था। फाबियानो आज के मैच में खेलेंगे नहीं। सेटुबाल के अगेंस्ट में 3-1 से यहाँ पर जीत हासिल करा था, और सेटुबाल के डिफेंस में बहुत गलतियाँ थी, बहुत सारी गलतियाँ थी, और उससे भी बड़ी बात उन्होंने मिडफील्ड में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं रखा, जिसका पूरा फ़ायदा यहाँ पर बोआविस्ता ने उठाया, नहीं तो 3 गोल करने लायक वो टीम है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आप फिर से देख सकेंगे, अब देखिए जैसे ही वो विंग बैक के आ गए इनका परफॉर्मेंस आप देखिए, और साथ में मर्लॉन ने यहाँ पर असिस्ट भी प्रोवाइड करा था। और ये जो है सावर बैक, ये एक सबसे मेरे ख्याल से पोर्टेबल प्लेयर हैं,
बोआ विस्ता की तरफ से ये कभी भी अटैक में भी खेल सकते हैं, विंग पे भी खेल सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने गोल करा था। बुएनो, जैसे मैंने बताया, ये मैन ऑफ द मैच भी थे और यहाँ पर खास कुछ है नहीं बताने लायक। दोनों ही टीम मिडफील्ड में यहाँ पर लॉक ऑन करा था। बोआ विस्ता मिडफील्ड में काफ़ी सही था और जो गलतियाँ करी थी सेटोबल ने मिडफील्ड में, उसका फ़ायदा उन्होंने उठाया। सेट यहाँ पर फिर से बोआ विस्ता के पास पोजीशन नहीं, सेट पीस से गोल, हिल्टन के 5 सेव्स। और आखिरी मैच गिल विजेंते के अगेंस्ट में यहाँ पर जीत हासिल करा था। गिल विजेंते के अगेंस्ट में यहाँ हारना पड़ा था बोआ विस्ता को। तो क्या किया था, गिल विजेंते भी बहुत सही टीम नहीं होती अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने थे, लेकिन उनका डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, रॉक स्ट्रॉन्ग डिफेंस था और मिडफील्ड में भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल वगैरह करा था और इसी के ऊपर डिपेंड करके उन्होंने एक्सपोज कर दिया था। यहाँ पर भी डिफेंस उतना ख़राब नहीं था और ना ही मिडफील्ड उतना बुरा था, लेकिन इसको एक्सपोज कर दिया था। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आप देखेंगे सावरबैक यहाँ पर विंग बैक पे खेल रहे थे साथ में कराशा, तो यहाँ पर खास कुछ हुआ नहीं क्योंकि डिफेंस के साथ यहाँ पर रोक दिया था बोआ विस्ता के पास। और जैसे मैंने बताया, डेली डेली गोल्स ज़्यादा करने वाली टीम तो ये है नहीं। बोआ विस्ता की फैक्स का इस्तेमाल किया था उनके विंग बैक्स ने और यहाँ पर कुछ तो खास है नहीं। बोआ विस्ता की तरफ से कराशा टैकल्स विन करने में सक्षम रहे थे, सबसे ज़्यादा क्रॉसेस उनके, और पासेस के मामले में फबियानो और यहाँ पर लुकास तगलियापेत्रा। तो ये है बोआ विस्ता। यहाँ पर भी ज़्यादा गोल्स की कोई उम्मीद मुझे नज़र नहीं आती है। ये भी विंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि विंग बैक्स होते हैं वो, तो असिस्ट पोटेंशियल हार्डली, गोल्स बहुत कम आते हैं। इनके अटैकिंग मिडफील्डर बुएनो जो हैं पिछले कुछ मैचेस से काफ़ी अच्छा फॉर्म दिखा रहे हैं और इनके ऊपर डिपेंड करके आज के मैच में भी बोआ विस्ता अपने अटैकिंग मूव्स वगैरह बनाएंगे अनडाउटेडली। इनका जो सबसे बड़ा मुझे वीकनेस नज़र आता है वो है उनका मिडफील्ड। एक तो वहाँ से क्रिएटिविटी बिल्कुल भी नहीं है, डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल खेलते हैं। अगर कोई ओपोनेंट मिडफील्ड अगर उनको पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं तो डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल भी वो सही से नहीं खेल पाते हैं। तब क्या होता है कि जो मतलब ले स्कोरिंग टीम या उतना स्ट्रॉन्ग टीम नहीं भी होती है, वो भी बोआ विस्ता के अगेंस्ट में पेनिट्रेट करके गोल कर देती है। और वैसे भी आपने देख ही लिया कि बोआ विस्ता बहुत ज़्यादा गोल करने वाली टीम क्योंकि नहीं है, तो एक आध गोल अगर खा लेते हैं तो उसको वापस करने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये सब कुछ देखने के बाद आज के मैच में मेरा जो प्रिडिक्शन है, मुझे लगता है कि दोनों टीमों की तरफ से गोल हो सकता है। मिनिमम एक गोल हो, लेकिन गोल हो सकता है। 0-0 के चांसेस भी हैं, आप समझ ही सकते हैं क्यों मैं बता रहा हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आज के मैच में पोर्टिमोने से ज़्यादा एफर्ट देगी। उसका रीज़न मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया, तो इसीलिए मैं पोर्टिमोने को थोड़ा आगे रखना पसंद करूँगा। 1-0 मैं कहता, लेकिन क्योंकि पोर्टिमोने से ज़्यादा डिफेंसिवली अलर्ट टीम नहीं है, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर आप 2-1 का कोई स्कोर लाइन समझो पोर्टिमोनेज़ो की तरफ से, तो शायद बेटर हो सकता है। लेकिन क्योंकि मैच में गोल 0-0 के भी चांसेस काफ़ी हैं, तो आपको इनफ नंबर ऑफ डिफेंडर्स रखने पड़ेंगे। डिस्पाइट दैट इनके डिफेंडर्स, दोनों ही टीम के डिफेंडर ज़्यादा पॉइंट्स आपको देंगे नहीं, लेकिन सेफ रहने के लिए स्मॉल लीग में आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा। तो ये सब कुछ करने के बाद आप किस तरह से टीम बना सकते हो, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। सेट पीस टेकर्स की बात करें, पेनल्टी में लूकस पोसियोनोलो आते हैं, उसके बाद रोमुलो और भाजते। फ्री किक में पेद्रोसा जो कि अभी नहीं खेल रहे हैं फिलहाल, तो तबाता और बोआ मुर्ते। बोआ विस्ता की तरफ से बुएनो, कोस्टा, कराशा, और यहाँ से बुएनो, कराशा, सॉवरबेक फ्री किक में भी आते हैं। कुछ स्टैट्स की बात करें, पोर्टिमोनेज़ो की तरफ से हाईएस्ट गोल स्कोरर है सिर्फ 5, मतलब 31 या 32 मैच हो चुके हैं और 5 गोल करने वाले प्लेयर हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं, जो कि आज के मैच में खेलेंगे भी नहीं। और उसके बाद बोआ मोर्टे और जेटसन, जैसा मैंने बताया, काफ़ी अच्छे गोल स्कोरिंग डिफेंडर है। और बोआ विस्ता की तरफ से भी सेम हालात हैं। हेरीबर्तो तवारेस शायद इनका नाम है, जो कि हाईएस्ट गोल स्कोरर हैं और किसी का नाम बताने लायक नहीं है। और असिस्ट के मामले में हालांकि तबाता का नाम को आराम से दिख जाएगा। उसके बाद बोआ मोर्ते और हेनरिक। बोआ विस्ता की तरफ से कराशा, जैसा मैंने बताया। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम के पॉसिबल लाइनअप्स विद फॉर्मेशंस। तो मेरे ख्याल से दोनों टीम इस तरह के फॉर्मेशन के साथ आ सकते हैं। फबियानो क्योंकि नहीं खेलेंगे तो ये एक लॉस है। फर्स्ट टीम फुटबॉलर थे, डिफेंस में पासिंग भी अब काफ़ी अच्छी खासी कर लेते थे, तो बोआ विस्ता की तरफ से दुलान तो उनके जगह पर खेल सकते हैं। कराशा और मर्लॉन ये फुल बैक के तौर पर भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इनको आप ओवरलैप करेंगे, ये पकड़ के चलना। साथ में सवरबेक सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं विंग और अटैक की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। साथ में बुएनो। मिडफील्ड में मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है, सही बताऊँ तो। डिस्ट्रक्टिव फुटबॉल ये खेलते हैं, मुझे नहीं लगता कि ड्रीम 11 में आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन दोनों में से किसी को भी लेने का। और नंबर 9 को भी आप अवॉइड कर सकते हो, रिस्क होगा। देखिए, स्ट्राइकर को मिस करना ड्रीम 11 पर खास करके हमेशा रिस्क होता है, लेकिन कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी अलग हट के रहना है। और आज के मैच में गोल्स की कमी भी हो सकती है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ। दूसरी तरफ से वाजते कंपैरेटिवली बेटर फॉर्म पे मुझे नज़र आ रहे हैं पिछले कुछ मैचेस से। और यहाँ से तबाता को आप गलती से भी मिस मत कर लेना, क्योंकि पोर्टिमोनेज़ो का जीतना है जो है विंग से है, और तबाता के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है टीम।
यहाँ से तीनों ही मिडफील्डर थोड़ा बहुत डिफेंसिव क्वालिटी पोजेस करते हैं। तवारेस थोड़े से एग्रेसिव माइंड पे हैं, बाकी दोनों मिडफील्डर मुझे डिफेंसिव क्वालिटी के ही लग रहे हैं। अगर पेद्रो सा या ब्रूनो कोस्टा जैसे प्लेयर्स यहाँ पर खेलते हैं तो ऑफकोर्स क्वालिटी उनकी और भी बढ़ेगी। विलियन सेंट्रल डिफेंस में स्टार्ट करेंगे, साथ में लुकस पोसियोनोलो। अभी विलियन अगर मिडफील्ड में खेलते हैं तो एक चीज़ समझ लेना कि और भी ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच के साथ आने वाली है पोर्टिमोनेंस से। अगर विलियन डिफेंस से मिडफील्ड में आ जाते हैं तो जेडसन खेलेंगे डिफेंस में किसी एक मिडफील्डर की जगह पर, और बाकी हैकमैन और कॉन्डे इनके दोनों फुल बैक्स होंगे। दोनों में से एक को ज़रूर ट्राई करना अगर आप पोर्टिमोनेंस की तरफ से कुछ अटैक देखना चाहते हो तो। स्पेशली मैं हैकमैन के बारे में बोलूँगा, इनका गोल स्कोरिंग पोटेंशियल, असिस्ट पोटेंशियल दोनों ही काफ़ी सही है। दोनों टीमों के गोलकीपर्स में से मैं गोंडा को हाईली अप्रूवल देता हूँ। इनके रिसेंट फॉर्म वगैरह काफ़ी अच्छे हैं और ये नेशनल टीम के होकर भी काफ़ी खेले हैं, इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं गोंडा को ज़्यादा ऊपर देखना पसंद करूँगा। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम और किस तरह से आप हालात में सोच सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया, ये स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन है, बड़ी लीग की बिल्कुल ही इलॉजिकल टीम है, लेकिन स्मॉल लीग में मुझे थोड़ा सा सेफ रहना है, इसीलिए मैं 3-3 डिफेंसिव ऑप्शन को लेके गया। अगर कोई टीम क्लीन शीट रख लेती है, जिसके चांसेस भी काफ़ी हैं, तो ये टीम मेरे को काम पे दे देगी। और उससे भी बड़ी बात, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास बहुत सही पासर्स तो नहीं है, इसीलिए मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, मतलब किसी और जगह से प्लेयर्स को कम करने में। आप देख सकते हैं मैंने आर फेलिपे जो है ये कराशा है, मार्लॉन को लिया है, लुकस तगलियापेत्रो को लिया है क्योंकि इनकी पासिंग एबिलिटी सही है और ये सेट पीस वगैरह भी काम आ सकते हैं। बाकी इनके जगह पर आप किसी और को भी ट्राई कर सकते हो। मेरा वोट इनके ऊपर है। गोंडा मेरे गोलकीपर और साथ में विलियन और हैकमैन, इन दोनों को रखा है। आप लुकस तगलियापेत्रो के जगह पर उनके जो कांडे होंगे पोर्टिमोनेंसे की तरफ से जो लेफ्ट फुल बैक खेलते हैं, उनको भी रख सकते हो, तो इससे ज़्यादा पोर्टिमोनेंसे के डिफेंस पे आपका भरोसा आ जाएगा। यहाँ से सावर बैक बुएनो मेरे लिए मस्ट हैव है, और साथ में टबाटा और भास्ते, ये भी। मिडफील्ड में आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, आप बुआ मोर्ते को ट्राई कर सकते हो पोर्टिमोनेंसे की तरफ से। यहाँ पर तवारेस होंगे, ये मिडफील्ड में खेलेंगे, एग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू से खेलते हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हो। और मुझे कुछ खास तो नज़र नहीं आ रहा है, तो ये सब बाकी कुछ चेंजेस अगर आपको करने हो तो लाइनअप आने के बाद मैं सजेशन दे दूंगा। कोई अनएक्सपेक्टेड प्लेयर वगैरह कोई खेले तो ज़्यादा कुछ क्वालिटीज़ नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाएगा ऐसा एक्सपेक्टेशन मेरा नहीं है। 0-0 भी हो सकता है, दोनों टीम से गोल भी आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई गोल्स का उम्मीद मुझे नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर आप 4-5 डिफेंडर रख भी लो तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए, अनलेस कि कोई टीम 2 गोल खा ले तो उसका -1 मिल सकता है, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो यही सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन यहाँ पर बता पाना थोड़ा मुश्किल है, तो लाइनअप आने के बाद फॉर्मेशन देख के भी बता सकता हूँ, इसीलिए टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर ज्वाइन हो जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और ये जो चीज़ें मैंने समझाई हैं, जोन्स को सही से समझ लेना। बाकी तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।